गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और उनके शासनकाल के बारे में जानकारी लेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जन्म 1266 में अफगानिस्तान के कलात शहर में हुआ था। बचपन में माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने पालन पोषण किया। वास्तविक नाम अली और गुरसफ था। ऐतिहासिक तथ्य किसी भी इतिहास को जानने का माध्यम होता है। तारीख़ फिरोज शाही ये फारसी भाषा में लिखी गई थी और जियाउद्दीन बरनी ने इसकी रचना की थी। इससे हमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। खज्र-ई-नूल फुतूह की रचना अमीर खुसरो द्वारा की गई थी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय और आक्रमणों की जानकारी मिलती है। गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमस की हत्या के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने 1290 में क्यूमस की हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया। अतः जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। इसकी पुत्री का नाम मलिका-ए-जहां था, जिसका निकाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ था। और इस तरह अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का दामाद और भतीजा दोनों था। 1291 में अलाउद्दीन खिलजी को मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1292 में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में भिलसा पर विजय प्राप्त हुआ और अपार धन संपदा की प्राप्ति हुई। 1296 में दक्षिण भारत के राज्य देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। देवगिरी के शासक चंद्रदेव ने संधि कर ली और अपार धन संपदा उपहार के रूप में दिया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने छुपा लिया। देवगिरी के विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली न जाकर करा मानिकपुर में रुक गया और वहीं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को आमंत्रित कर लिया और धोखे से उसकी हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था। गद्दी पर बैठते ही इसने अनेक महत्वपूर्ण बदलाव और कार्य किए। इसका शासनकाल 1296 से 1216 था। गद्दी पर बैठते ही उसने उपाधियां धारण की। 12 अक्टूबर 1296 में दिल्ली के लाल महल में राज्याभिषेक हुआ। उसने सिकंदर-ए-सानी, यामनी उल खिलाफत, विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा, सिकंदर द्वितीय, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग विजेता आदि उपाधि धारण किया। राजत्व सिद्धांत। अलाउद्दीन पूर्ण निरंकुशता में विश्वास करता था। उसके राजत्व सिद्धांत मुख्य रूप से 3 बातों पर आधारित थी: शासक की निरंकुशता, धर्म राजनीतिकरण की पृथ्वीकरण और साम्राज्यवाद। प्रशासनिक कार्य। गद्दी पर बैठते ही अलाउद्दीन खिलजी ने ख्वाजा खातिर को वजीर और अला उल मुल्क को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। दिल्ली सुल्तान के जितने भी शासक होते थे वे खलीफाओं से सुल्तान की पदवी धारण करते थे, पर अलाउद्दीन ऐसा नहीं किया। अलाउद्दीन धर्म को राजनीति से अलग रखा और इस्लाम धर्म के अनुसार शासन किया। राज्यत्व सिद्धांत को अपनाते हुए निरंकुश शासन करता था। अपने कार्यों को करते समय जनता के हितों को ध्यान नहीं रखता था। स्वयं चाचा की हत्या कर शासक बना था, इसलिए अमीरों के साथ साथ रिश्तेदार भी उससे नाराज थे और विद्रोह कर रहे थे, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक बल पर दबा दिया। विद्रोह दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी रखी। पहला, धार्मिक गुरु, अमीर, सरदारों और जमींदार को दान के रूप में उस समय भूमि संपत्ति आदि दी जाती थी। उनसे सारे उपहार में दिए गए दान में दिए गए भूमि, पेंशन आदि को वापस ले लिया गया और खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। अब उनकी शक्ति कम हो गई और वे विद्रोह करने लायक नहीं रहे। दूसरा, अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया। गुप्तचर में विद्रोह की सूचना मिलते ही उसे दबा दिया जाता था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख वरीद-ए-मामूलिक होता था। राजा के सभी विभागों पर कड़ी निगरानी रखता था। शराब, भांग, जुआ पर रोक लगा दिया गया। उसे लगता था कि शराब, जुआ और भांग की महफिल में अमीर इकट्ठे होते हैं और राजा के खिलाफ रणनीति बनाते हैं, अतः इस पर अंकुश लगा दिया गया। अमीर सरदार एक दूसरे को दावत देते थे और वैवाहिक संबंध आपस में रहता था।
उसे लगा कि इस तरह इकट्ठे होकर राजा को हटाने की रणनीति बना सकते हैं, अतः दावत और विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रशासनिक सुधार। दीवान ए विजारत, यह वित्तीय विभाग का प्रधान होता था। दीवान ईसा, यह पत्राचार और शाही सचिवालय का प्रधान होता था। इस विभाग में अनेक सचिव होते थे जिसे दबीर कहा जाता था। दीवान अरीज, यह सैन्य विभाग था। सर्वोच्च अधिकारी अरीज ए मालिक होता था। सेना को भर्ती करता था, सेना के वेतन बांटता था और निरीक्षण करता था। दीवान रसालत, यह विभाग अलाउद्दीन के पास रहता था। यह विदेश विभाग था और विदेशों के नीतियों का निर्धारण होता था। दीवान रियासत, यह वाणिज्य विभाग था। कार्य बाजार के व्यापारियों पर नियंत्रण रखना था। न्याय व्यवस्था। राज्य सर्वोच्च शक्ति सुल्तान के पास रहती थी। इसके बाद काजी उल कुजात होता था। प्रांतों में प्रांतपति काजी होता था। गांव में पंचायत मुखिया न्याय करते थे। तर्क के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी के समय कुरान और तर्क के आधार पर न्याय व्यवस्था होती थी। गांव में न्याय हिंदू ग्रंथों के आधार पर होता था, क्योंकि गांव में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी और उसी के अनुसार न्याय की व्यवस्था रखी गई थी। गुप्तचर विभाग। इस विभाग का प्रमुख वरीद ए मुमालिक होता था, जो गुप्त सूचना सुल्तान तक पहुंचाता था। स्थानीय एवं प्रांतीय प्रशासन। जियाउद्दीन वर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का शासन में 11 प्रांत था। गुजरात, मुल्तान, लाहौर, बदायूं, शमानाधार, उज्जैन, चित्तौड़, अवध, चंदेरी, करा, मानिकपुर। प्रांतों के सर्वोच्च अधिकारी बाली मुक्ता प्रांतीय कहा जाता था। जिले का प्रधान अमीर या शाहाना होता था। छोटी इकाई गांव था जिसका प्रधान मुखिया होता था। पुलिस व्यवस्था। विभाग का प्रमुख कोतवाल होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु दीवान ए रियाज, शाहाना, मुख्तसीब नामक पदों का निर्माण किया। सेना में सुधार। जब अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा, उसे महसूस हुआ कि अमीरों के साथ रिश्तेदार भी उससे खिलाफ हैं, इसलिए उसने सैनिकों में सुधार कर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था। इसलिए इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। सेना को हर महीने अस्थायी नगद वेतन देना प्रारंभ किया। सेना नियमित अस्थायी रहते थे। अलाउद्दीन सेना को संगठित किया। सेना की भर्ती सैन्य मंत्री करता था। योग्यता के आधार पर पदोन्नति की दी जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। पहले लूट के माल को सैनिक आपस में बांट लेते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने लूट के माल का 1/4 भाग यानी 25% सैनिकों को और शेष 75% राजा के पास आता था। अच्छे नस्ल के घोड़ों का सेना में शामिल किया गया। पुराने घोड़ों को बेचकर अच्छे नस्ल के घोड़ों को खरीदा गया। घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की गई। आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार के अंतर्गत भू राजस्व और बाजार व्यवस्था आता है। भूजा राजस्व के अंतर्गत भूमि के प्रकार। पहला इक्ता भूमि, इसके मालिक इक्तेदार होते थे। दूसरा खालसा भूमि, सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहता था। उर्सी भूमि, इस भूमि के मालिक तुर्की मुसलमान थे। चौथा इनाम भूमि, इस पर कर नहीं लगता था। कर के प्रकार। जकात, यह धार्मिक कर था जिसे धनी मुसलमान से ली जाती थी और यह 1/40 इसकी मात्रा होती थी। खराज, इसकी मात्रा 50% थी। भू राजस्व कर होता था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। उर्स 10% इसकी मात्रा होती थी। मुसलमान से ली जाने वाली भू राजस्व कर था। खम्स, यह कर लूट के धन पर लिया जाता था और इसका
75% सुल्तान के पास रहता था। व्यापारिक कर यह मुसलमानों से 2.5% और गैर मुसलमानों से 5% लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर का प्रारंभ किया। पहला घड़ी कर और दूसरा चरी कर। दुधारू पशुओं के चारागाह के नाम पर उसे कर लिया जाता था, उसे चराई कर कहते थे। घड़ी कर जिस घर में वे रहते थे उस घर का कर देते थे, इसलिए उसे घड़ी कर कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली के आसपास के सभी भूमि का नाप किया और लगान वसूला। राजस्व एकत्रित करने के लिए मुस्त खराज नियुक्त किया। लगान जमा कराने के लिए विभाग बनाया। दीवान ए मुस्त खराज कहलाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि राजा के पास ढेर सारी संपत्ति जमा हुई। इससे शासन को सुदृढ़ करने में सहायक हुआ और साथ ही मंगोल को पीछे करने में मदद मिली। बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था भारतीय इतिहास में सबसे अधिक चर्चा में रहती है। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन में सुधार, सैनिक में सुधार कर अपनी शासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान किया और इसी मजबूती के आधार बनाकर बाजार व्यवस्था लागू किया। उसने जनता और सैनिकों के लिए बाजार बनाया। सैनिकों को उचित दाम पर हर वस्तु मिलती थी, जिससे सेना वेतन बढ़ाने की मांग नहीं करते थे। हर वस्तुओं के लिए दाम निश्चित कर दिया गया था और उसे कठोरता से पालन कराया जाता था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को कठोरता से लागू किया गया था। मूल्य पर इतना नियंत्रण रखा जाता था कि उसके शासनकाल में ना तो किसी वस्तु का दाम बढ़ा और ना ही घटा। माप तौल को कठोरता से लागू किया गया। यदि कोई व्यक्ति माप तौल में कम करता था तो उतने ही मात्रा में उसके शरीर से मांस निकाल लिया जाता था। औरतों को पशुओं के साथ बेचा जाता था। अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग बाजार बनाया गया था। नियमित वस्तु का बाजार अलग रहता था। खाद्य बाजार, अनाज बाजार, दैनिक वस्तुओं का बाजार, पशु और दास का बाजार, सभी अलग अलग बाजार रहते थे। बाजार को निरीक्षण भी किया जाता था। अलाउद्दीन स्वयं भी कभी कभी निरीक्षण करते थे और गलत पाए जाने पर कठोर दंड दिया जाता था। अब मूल्यांकन करते हैं। अलाउद्दीन के समय मंगोल 6 बार आक्रमण किया। अलाउद्दीन 6 बार मंगोल से अपने शासन को बचाने में सफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था। वह अपने चाचा, जो उसके ससुर भी थे, उसकी हत्या कर गद्दी पाया था। वह एक क्रूर बादशाह था। उसने अपने राजत्व सिद्धांत में कहा था कि सुल्तान अल्लाह का प्रतिनिधि है। जहाँ वह आक्रमण करता था वहाँ की स्त्रियाँ अक्सर जौहर कर लेती थी। वह इतना क्रूर था कि व्यापारियों के मांस के टुकड़े काट लेता था और तो पशुओं के साथ स्त्रियों को बेचने का बाजार में व्यवस्था था। वह क्रूरता की हद पार कर चुका था। इतना होते हुए भी उसके शासन में जनता कभी विद्रोह नहीं किया। एक शासक के तौर पर वह सफल रहा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बहुत से क्षेत्र में शासन किया। पहली बार किसी शासक ने एक अस्थायी सेना का गठन किया। उसकी बाजार व्यवस्था बहुत कठोर थी। फिर भी 20 वर्ष तक किसी वस्तुओं का मूल्य ना तो घटा और ना ही बढ़ा। उसने बाजार को नियंत्रित किया। उसने अपने विजय अभियान के दौरान प्राप्त धन संपत्ति तथा अमीरों द्वारा लौटाई गई भूमि को लेकर उसने अपने साम्राज्य को मजबूत और सुदृढ़ किया और मंगोलों को दबाने में सफल रहा। 1316 में उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसने स्वयं मलिक गफूर को उसकी अपनी हत्या करने के लिए कहा था और मलिक गफूर ने उसकी हत्या कर दी थी। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स।